जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रपति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आज फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। साथ ही आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं आपको इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको 90% राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आंसर इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है। यह क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शन में इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको जो जो शक्तियाँ जो निहित होती है आपको राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका जो वर्णन किया गया है आपको अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। यदि आपको यहाँ पर शक्तियाँ निहित ना छोड़ करके आपको कर दे कि जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ होती है उस किस में निहित होती है तो आपको सिर्फ वास्तविक लगा देगा तो इसका आंसर आपको दूसरा हो जाएगा। उसमें वास्तविक में आपको राष्ट्रपति हो जाएगा। यह भी आप जरूर याद निश्चित रूप से याद रखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। उसकी 35 वर्ष आयु होगी तभी वह राष्ट्रपति के लिए योग्य होगा। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। आपको 21 वर्ष किस में कहा गया है तब पंचायत जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसके उम्र आपको 21 वर्ष तय किया गया है। यदि आपको सांसद का पूछ देगा तो आपको 25 वर्ष कहा गया है। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है तो वो आपको इसमें 30 वर्ष का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। और इसकी जो आपकी उम्र की राष्ट्रपति की जो बात कही गई है ये आपको कहा गया है आपको राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है या फिर वो अनुच्छेद कहा गया है आपको अनुच्छेद 58 में इसकी वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत और इसमें देख लीजिए सर्वोच्च अनुच्छेद के तहत किया जाता है तो 124 अनुच्छेद के तहत आपको सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो निर्वाचन से संबंधित जो पद्धति अपनाई जाती है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। समानुपातिक पद्धति एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है और इसका जो वर्णन किया गया है वो आपको अनुच्छेद 55 में इसका वर्णन किया गया है। यह भी जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो संबंधित जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 55 में उसका वर्णन किया गया है। यदि आपको 54 में क्या कहा गया था 54 में आपको निर्वाचक मंडल की बात कही गई है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो होने वाला है अनुच्छेद 54 में क्या निर्वाचक मंडल की बात कही गई है इसे जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। कम से कम आपको 5 प्रस्तावक होने चाहिए और 5 अनुमोदक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होगा तभी आप राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। और यह इसका जो वर्णन किया गया है आपको अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है जिसमें आपको निर्वाचक मंडल की बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद आपको 56 में इसका वर्णन किया गया है और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए अनुच्छेद 54 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 आपको भी बताया कि निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में कहा गया है और जो आपको अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि पुनर्निर्वाचन की जो पद्धति है अनुच्छेद 57 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो योग्यता का जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 58 में किया गया। तो चलिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जरूर कर दें ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस तरह का वीडियो आप यूट्यूब पर देखिएगा तो कहीं भी आपको इस तरह का वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि हम आपको एक वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से राष्ट्रपति से संबंधित 90% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। यदि आप एक बार की
बुक किसी भी बुक से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति से क्वेश्चन एक भी छूटने वाले नहीं है, क्योंकि आप वीडियो ही देख के सिर्फ तैयारी अच्छी नहीं कर सकते, आप खुद से रिवीजन कीजिएगा तो आपका तैयारी और मजबूत होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, जिन्होंने तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का जब भी वीडियो बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के हटाने का जो पद की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। संसद द्वारा आप महाभियोग ही लाकर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं और इसके सिवा आपको कोई भी प्रक्रिया नहीं है। और महाभियोग का जो वर्णन किया गया है, आपको अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है, इसे भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया। मेरा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये भी जरूर याद रखिएगा कि जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा दोनों में भी लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति को पहले इसमें सूचित करना पड़ता है कि आप पर हम महाभियोग ला रहे हैं, वह कितना दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्य का समर्थन चाहिए? तो टोटल सदस्यों का जो समर्थन चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य होना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता पद की शपथ दिलाता है? तो इसका जो शपथ दिलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपको राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाते हैं और इसका जो वर्णन किया गया है आपको अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देते हैं वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वह उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल रहा था 1950 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसे वित्त बिल देखें आपको वित्त मंत्री मार देंगे, लेकिन नहीं, इसका वित्त मंत्री इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही आपको वित्त बिल प्रस्तुत किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी देखिएगा, खुद से एक बार जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा कि इसका सही राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो कुल सदस्य पूछ रहा है, तो दोनों सदनों के लिए कुल सदस्य। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका 12 ना होकर क्या हो जाएगा? इसका 14 टोटल सदस्य हो जाएंगे। यदि आपको स्पेशली बोल रहा था कि राज्यसभा या फिर लोकसभा, तो इसका जो होता है लोकसभा में 2 सदस्य को नामित करते हैं प्लस राज्यसभा में 12 सदस्य को नामित करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका 14 सही हो जाएगा। यदि आपको सिर्फ पूछ जाए कि लोकसभा में कितने को करते हैं, तो 2 व्यक्ति को, और राज्यसभा में 12 व्यक्ति को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत के वह कौन से मुख्य न्यायाधीश है जो कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। एम हिदायतुल्लाह है, जो वो पहले व्यक्ति थे जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहते हुए राष्ट्रपति का कार्य का निर्वहन भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूत का कमिश्नरों को प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की जो सलाह होता है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है। और अनुच्छेद जो 75 में जो इसका वर्णन किया गया है वो किस चीज़ का है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये आपको अनुच्छेद 75 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद के सत्रवासन और विघटन है जो आपको यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो संसद का जो सदन का जो सत्रावासन और विघटन की बात आपको अनुच्छेद 85 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। तो अध्यादेश जारी शक्ति करने का प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत आपको राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन की जो बात कहा गया है, यह जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यह होने वाला है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अध्यादेश जारी जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कितने समय तक उसे रखा जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति यदि एक बार अध्यादेश जारी कर दिया तो उसको 6 सप्ताह के लिए वह मान्य होगा, लेकिन जैसे ही 6 सप्ताह का बाद होगा वह अध्यादेश आपको निराधार साबित हो जाएगा, यानी कि उस अध्यादेश का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था। तो यह जो प्रयोग किया गया था आपको ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंधित आपको अभी तक मात्र एक बार वीटो पावर का प्रयोग किया गया। और यह जो आया था अधिनियम आपको 1986 में आया था। और उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको राष्ट्रपति से भी संबंधित एक बार एग्जाम में पूछा गया है। अध्यादेश जारी करने का जो आदेश होता है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधेयक जो अधिकार होता है, विधेयी अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का एक अधिकार होता है। और ये जो प्रशासनिक हो जाएगा, न्यायिक हो जाएगा, तीनों आपको गलत दिया गया। दोस्तों हमने आपको 20 क्वेश्चन इसलिए कहा है ताकि आप इसमें कुछ क्वेश्चन जब बना रहे थे तो देखिए इसमें और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो हमने उसको भी ऐड कर दिया, तो आपको 20 ना होकर इसमें आपको 25 क्वेश्चन हमने कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह क्या आवश्यक नहीं है। तो यह आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि आवश्यक नहीं है। और आवश्यक क्या है, तो आपको 35 वर्ष की आयु होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, और देश का वह नागरिक होना चाहिए। ये सब सारी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो राष्ट्रपति वह बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। संसद जो है भारत के राष्ट्रपति का एक अभिन्न अंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही आपको इसके पद की अहर्ता होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि भारत के प्रथम इसका यह भी जरूर याद रखिएगा कि इसका जो वर्णन किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको अनुच्छेद 70 में वर्णन किया गया है कि यदि राष्ट्रपति की जो आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति कार्य निर्वहन कौन करेगा, तो आपको मुख्य न्यायाधीश का, यानी कि कोई भी कार्य से यदि राष्ट्रपति वर्तमान समय में उपस्थित नहीं है तो वह इसका जो कार्य का निर्वहन आपको मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसका जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 70 में किया गया है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपको इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 25 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा, यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे।
तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करके बताइएगा कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। आप जैसे भी कीजिए, सर्च कीजिए या फिर कुछ भी करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी बनाए तो इसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस तरह का वीडियो आप देखते होंगे, आपको यूट्यूब पर इतना डिटेल सोल्यूशन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। आपको हमने इसमें आपको सारा अनुच्छेद भी करवा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए एक बार आओ हम आपको रिपीट करवा देते हैं अनुच्छेद के बारे में, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। तो शुरू से हम कर देते हैं जब आपको अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति का वर्णन, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपाल का शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 57 में आपको निर्वाचन के पात्र के बारे में आपको वर्णन किया गया है। यदि आपको पूछ दिया कि अनुच्छेद 58 में, तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो योग्यता का जो वर्णन है अनुच्छेद 58 में किया गया है। और साथ ही आपको अनुच्छेद 59 में जो कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त दिया गया है आपको अनुच्छेद 59 में कहा गया है। और राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे वह किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेंगे। अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है। और यदि आकस्मिक निधि में, तो चलिए हमने सारे क्वेश्चन जो आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रपति से संबंधित है और आकस्मिक स्थिति में आपको अनुच्छेद 70 में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमने जितने भी इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो कर दें, ताकि अगला वीडियो जब भी बनाए इस तरह का जल्द ही आपको अगला टॉपिक पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेशली टॉपिक हो, तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं इसी तरह के डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय